सितंबर 2019 को एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुआ था। 3 राज्यों में बटेगा उत्तर प्रदेश, 3 राज्य बनेंगे उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। इस मैसेज में नई स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स के भी नाम दिए गए थे। ये एक फेक वायरल मैसेज था और अगर हम इस प्रपोजल के बारे में सोचेंगे तो ये सही लगता है। यूपी का जीडीपी पर कैपिटा केन्या के जीडीपी पर कैपिटा से कंपेरेबल है, जबकि कर्नाटका का फिलीपींस से कंपेरेबल है। नीति आयोग ने इंडियन स्टेट्स को उनके 16 गोल्स में परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंक किया था और ये गोल्स डिफरेंट चीजों पर थे, जैसे पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, हंगर और एजुकेशन। और यूपी सारी ही स्टेट्स में से लास्ट थी और हम में से कोई सरप्राइज भी नहीं होगा इस बात को जानकर। यूपी के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या फिर लॉ ऑर्डर के बारे में हम सभी जानते हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से इन पशुओं को खेतों से खदेड़कर किसान स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में बंद कर रहे हैं। और यूपी की ऐसी हालत के पीछे एक मेजर कारण दिया जाता है, वो है उसका साइज। अगर यूपी एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती तो वो 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री होती पूरी दुनिया में। यूपी की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ब्राजील की पॉपुलेशन से सिमिलर है, तो ऑब्वियसली उसको गवर्न करना किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए इजी नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में बात करेंगे एक पॉलिसी प्रपोजल की जो व्हाट्सएप मैसेजेस में बहुत बार देखा जाता है, और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि इससे यूपी का फायदा होगा भी या नहीं। – 2011 में यूपी की चीफ मिनिस्टर मायावती ने एक रेजोल्यूशन पास किया था असेंबली में। सरकार ने यूपी को 4 राज्यों में बांटने का फैसला कर लिया है। आज मंत्री परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश का 4 नए राज्यों पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश तथा पश्चिम प्रदेश में पुनर्गठन करने हेतु। पर इस रेजोल्यूशन से कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट अग्री नहीं करती थी। In fact, now the ball is in the centre's court to take the final decision on the division of Uttar Pradesh. मायावती आने वाले स्टेट इलेक्शंस के लिए इस पॉलिसी प्रपोजल पर बहुत निर्भर थी और ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि इस प्रपोजल से लोग उनके लिए वोट करेंगे। पर एक्चुअली 2012 के इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी जो इस डिवीजन के खिलाफ थी वो इलेक्शन जीत गई थी। 2011 के बाद किसी भी सर्विंग गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल के बारे में बात नहीं करी है। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था जब किसी स्टेट को डिवाइड करने की बात हो रही है इंडिपेंडेंट इंडिया में, पर एक्चुअली ये पहला इंसिडेंट भी नहीं था जब यूपी के बारे में बात हो रही है। 1955 में B.R. अम्बेडकर ने आइडिया प्रपोज किया था कि हमें यूपी को 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए, और इंडिपेंडेंस के बाद कई स्टेट्स को डिवाइड किया गया और इन सभी स्टेट्स की डिमांड आइडेंटिटी या फिर लैंग्वेज इश्यूज के बेसिस पर थी। गवर्नेंस ने कोई एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अभी तक प्ले नहीं किया है जब हम स्टेट्स को डिवाइड करने की बात करते हैं। मायावती के प्रपोजल के बाद कई और पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स ने इसके बारे में बात करी है, पर मोस्टली इस मुद्दे के बारे में ऑपोजिशन पार्टीज ने ही बात करी है, रूलिंग पार्टी ने नहीं। पर अगर हम पॉलिटिकल मोटिवेशंस को साइड में रख दें, हमें ये भी जांचना चाहिए कि इससे यूपी का फायदा होगा या नहीं, और ये जांचने के लिए हम उन स्टेट्स के बारे में बात कर सकते हैं जो रिसेंटली अभी इंडिया में क्रिएट हुई है। 2000 में 3 नई स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड क्रिएट हुई थी बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। रिसेंटली तेलंगाना क्रिएट हुई थी आंध्र प्रदेश से। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है तेलंगाना के रिलेटिव परफॉर्मेंस के बारे में आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट, इसलिए इस वीडियो में हम ज़्यादातर बात करेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के बारे में। अगर हम सरफेस लेवल इंडिकेटर्स को देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये नई स्टेट्स ने ओल्ड स्टेट्स को आउट परफॉर्म किया है। पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी और लिटरेसी रेट्स के बेसिस पर न्यू स्टेट्स ने अपनी मदर स्टेट्स के अगेंस्ट परफॉर्म बेटर किया है। पर ये कंपैरिजन इतना फेयर नहीं है क्योंकि वो रीजन्स जो नई स्टेट्स में इंक्लूड किए गए हैं वो पहले से ही बेटर कर रहे थे स्टेट्स की एवरेज के कंपैरिजन में। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रिसर्चर्स ने कंपेयर किया इन नई स्टेट्स के रिलेटिव परफॉर्मेंस को ओल्ड स्टेट्स के खिलाफ 2000 के पहले जब ये नई स्टेट्स नहीं बनी थी और फिर 2000 के बाद जब ये नई स्टेट्स बनी थी। और उन्होंने ये देखा कि जहां उत्तराखंड ने तो बेटर परफॉर्मेंस किया है उत्तर प्रदेश से, झारखंड का परफॉर्मेंस एक्चुअली बिहार से कम रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश से सिमिलर सा ही रहा है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्पेशली झारखंड में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी मदर स्टेट यानी कि बिहार के कंपैरिजन से, और अगर हम कन्वेंशन को यूज़ करेंगे तो वो स्टेट जहाँ ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका परफॉर्मेंस एक्चुअली बेटर होना चाहिए, पर रिसर्चर्स ने ऐसा नहीं पाया। रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते
क्योंकि उनके पास इतनी सारी रिसोर्सेज हैं और वो एक फिनोमिनन को ब्लेम करते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत पाया जाता है, वो है रिसोर्स कर्स। यानी कि ऐसी कंट्रीज या फिर रीजन्स जहाँ बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो उनको यूज़ नहीं कर पाती अपनी डेवलपमेंट के लिए जब उनके इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये है कि नई स्टेट्स को बनाना कोई गारंटी नहीं है एक बेटर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कई और फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। और ऐसा ही कुछ और रिसर्चर्स ने प्रूव किया जिन्होंने ये दिखाया कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी नहीं हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि यूपी को डिवाइड करने से हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। डिवाइड करने से ये हो सकता है कि वो लोग जो कई टाइम से बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हैं यूपी की पॉलिटिक्स में, उनका रोल कम हो जाए और दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले इस डिसीजन मेकिंग रोल में आने की। नई स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी वो भी शायद छोटी होंगी, इसलिए डिसीजन मेकिंग भी फास्ट हो सकती है। जो स्टेट्स के लॉज होंगे वो एक बहुत बड़े रीजन पर अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि एक स्पेसिफिक एरिया पर अप्लाई करेंगे और इससे वो स्टेट्स अपना कल्चर, ज्योग्राफी और लैंग्वेज भी प्रिजर्व कर पाएंगे। जैसे यूपी के एरियाज में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करी जाती हैं और इससे इन रीजन्स की डेटा क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकती है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है करीब 0.695, पर कोंकण रीजन का 0.8 है जबकि मराठावाद का 0.5। बेटर डेटा के साथ जो सेंटर है वो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकता है कि किन रीजन्स को ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की और उसी हिसाब से पैसे को एलोकेट कर सकता है। और एक बात हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि अगर इस स्प्लिट से एक्चुअली फ़ायदा भी होगा यूपी का, पर अभी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है इस डिवाइड के लिए। बीजेपी अभी बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है यूपी में और उनके पास कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है इस स्टेट को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि शायद वो दूसरी पार्टीज़ को एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और इसके साथ साथ लोकल पॉपुलेशन में भी इस डिवीजन के लिए बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। अब हो सकता है कि लोकल पॉपुलेशन को एक्चुअली पता है कि इस डिवीजन से ग्राउंड रियलिटी इतनी चेंज नहीं होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि लोकल पॉपुलेशन और लोकल पॉलिटिकल लीडर्स अपनी इम्पोर्टेंस नहीं खोना चाहते और क्योंकि यूपी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स में, उसको डिवाइड करने के बाद ये रोल डाइल्यूट हो सकता है। क्योंकि जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत फेमस कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है, पर अगर स्टेट को डिवाइड नहीं किया जा सकता इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन हो सकता है कि ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करना यूपी में। यूपी की पॉपुलेशन करीब 77% से इंक्रीज करी है 30 सालों में, जबकि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बस करीब 20%। तमिलनाडु एक एग्जाम्पल है ऐसी स्टेट का जो नई डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट कर रही है अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज कर सकती है। कई इंडियन स्टेट्स में अभी तक मेजर डिसीजन सीएमओ लेवल में ही लिए जाते हैं, पर डिसेंट्रलाइजेशन से ये प्रोसेस इजी हो सकता है। यूपी को डिवाइड करना एक डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल ही है, पर शायद उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये होगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और पंचायत लीडर्स को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए, और ये सोल्यूशन शायद यूपी के लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, स्पेशली जब तक यूपी की लोकल पॉपुलेशन उस स्टेट को डिवाइड करने की डिमांड नहीं करती।